Dear student, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss another very important topic of the BNSS, that is plea bargaining. Under chapter 23, section 289 to 300, as far as the plea bargaining is concerned, it is very important aspect. If you see the very simple definition of the plea bargaining, that is an arrangement between the prosecutor and an accused, whereby the accused plead guilty to a lesser charge in exchange for a more lenient sentence or an arrangement to drop अदर चार्जेस। यानी कि एक्यूज जो है दोस्तों यहाँ प्लीड गिल्टी करता है और वो प्रोसिक्यूशन से ये कहता है कि यहाँ जो अपराध मेरे द्वारा किया गया है मैं इसको स्वीकार करता हूँ और जो है कुछ कंपनसेशन लेकर या कुछ अदर अरेंजमेंट कर कर जो चार्जेस जो सेंटेंस दिया जा रहा है उसे कम कराने के लिए वो प्रार्थना करता है। इसे हम लोग जो है कॉमन बोलचाल लीगल लैंग्वेज की भाषा में प्ली बार्गेनिंग करते हैं। यानी बार्गेनिंग करने के बाद एक सेटलमेंट में पहुंचा जाता है। इसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो कंपनसेशन के एवज में जो है वो एक्यूज की सजा को जो है थोड़ा कम करने का अरेंजमेंट किया जाता है इस समझौते के अंतर्गत। अब आइए देखिए ये जो क्योंकि देखिए कभी कभी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें कि एक्यूज जो है बाद में उसको लगता है कि वो गलती हो गया है या किसी कारणवश या मजबूरी बस या किसी भी रीजन से अगर अपराध हो चुका है तो अगर वो चाहता है कि प्लीड गिल्टी करके जो सजा की मात्रा को कम किया जा सके तो ये इसके लिए मालिपत कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी प्ली बार्गेनिंग करने की सिफारिश की गई थी और इसी आधार पर जो है वो सीआरपीसी में इसे एडिशनल चैप्टर के रूप में जोड़ा गया था और बीएनएसएस में भी इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, हर एक अपराध का प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग किन किन अपराधों का किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं इसी चैप्टर 23 के अंतर्गत रेगुलेट होती है। अब अगर आप देखें तो इसमें होता क्या है कि अगर एक कोर्ट के सामने अगर एक्यूज एक एप्लीकेशन लगाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कि मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बिल्कुल सत्य है, मैं उसकी प्लीड गिल्टी करता हूं और विक्टिम को जो है आप कोर्ट में बुलाइए और मैं उससे जो है उससे आपस में जो भी क्षति हुई है उसको उस क्षति को कुछ हद तक वो कंपनसेशन करेगा। इसके एवज में जो है वो मेरी पनिशमेंट को जो है चार्जेस को यानी कुछ चार्जेस को ड्राफ्ट भी करने का प्लीड कर सकता है या ये पनिशमेंट की मात्रा को कम करने का प्रयास किया था। यही इसके मोरल ऑफ द स्टोरी जो है प्ली बार्गेनिंग की यही है। अब देखिए दोस्तों इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्ली बार्गेनिंग किन किन अपराधों का किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, एज आई टोल्ड यू दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एक्यूज टू गो फॉर द प्ली बार्गेनिंग इन ईच एंड एवरी ऑफेंस दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर द बीएनएस और एनी अदर स्टैट्यूटरी लॉ। नो, सभी ऑफेंसेस का प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग कब किया जा सकता है? क्या डिसीजन देने के पहले प्ली बार्गेनिंग होगा या डिसीजन देने के बाद प्ली बार्गेनिंग होगा और किन किन अपराधों का प्ली बार्गेनिंग होगा, कौन सा मजिस्ट्रेट प्ली बार्गेनिंग करने के सक्षम है, इन तमाम चीज़ों को जो है हम इसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले ये एक तरह से आप समझ लीजिए दोस्तों कि किस किस अपराधों का प्ली बार्गेनिंग किया जाता है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पीसीएसजे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर कि क्वेश्चन काफ़ी फ्रेमिंग किया जाता है। तीन तरह की कैटेगरी के बारे में बताई गई है इससे। वो सारे ऑफेंसेस, तीन तरह की कैटेगरी को छोड़कर सारे ऑफेंसेस का जो है प्ली बार्गेनिंग किया जाता है, लेकिन तीन ऑफेंसेस का प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जाता है। वही ऑफेंसेस है कि वो सारे ऑफेंसेस जिसमें कि डेथ पेनल्टी की सजा है, वो सारे ऑफेंसेस जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है और वो सारे ऑफेंसेस जो मोर देन 7 ईयर्स तक के पनिशेबल है। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे ऑफेंस जिसमें डेथ, लाइफ और 7 ईयर से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट की सजा अगर है उसमें प्ली बार्गेनिंग कतई नहीं किया जाता है। हाँ, उसके नीचे के ऑफेंस यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जो बीएनएसएस या किसी अन्य पतली विधि के अंतर्गत 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे ऑफेंसेस की प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर ऑफेंस जो है वो ऑफेंस ऐसा ऑफेंस है जो विमेन के अगेंस्ट किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट है, रेप है या कोई ऐसे चार्जेस जो विमेन के अगेंस्ट किया गया है, जो ऑफेंस ऐसे हैं जो विमेन के अगेंस्ट किया गया है या फिर किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट किया गया है, महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध किया गया है, चाहे कोई उसकी सजा की मात्रा कुछ भी हो। चिल्ड्रन के खिलाफ कोई अपराध किया गया उसकी सजा की मात्रा 7 साल से कम ही क्यों ना हो,
या फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, अगर ऐसा अपराध जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इफेक्ट होती है तो ऐसे मामलों का भी प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो कैटेगरी यहाँ बनी गई है, ऐसे ऑफेंसेस जो सजाए मौत, आजीवन कारावास और 7 साल से ज़्यादा की ऑफेंस का अगर कोई अपराध है, ऐसे ऑफेंस है जिसके की सजा की मात्रा आजीवन कारावास, डेथ पेनल्टी या 7 साल से ज़्यादा का है, प्ली बार्गेन नहीं होगा। या फिर ऐसे ऑफेंसेस यानी 7 साल से कम की सजा जिसमें है उसका प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। और या फिर ऐसे ऑफेंसेस जो विमेन, चिल्ड्रेन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अगेंस्ट है, चाहे उसकी सजा की मात्रा 7 साल से कम क्यों ना हो, प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जाता है। अब आइए दोस्तों, one by one we will discuss all the section which is enumerated under the BNSS for the arrangement of the plea bargaining. First chapter section 289 application of the chapter, इस अध्याय का एप्लीकेशन कहाँ किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। This chapter shall apply in respect of an accused against whom the report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 193 alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment or death, imprisonment of life, imprisonment for a term of exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force. दोस्तों ये बहुत ही आसान सेक्शन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ही कोई क्राइम होता है दोस्तों, FIR दर्ज होती है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है, SHO जो है या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी आयो जो है उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करता है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा था CRPC की धारा 193 के अंतर्गत वो अपनी फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट के रूप में या क्लोजिंग रिपोर्ट के रूप में वो सबमिट करता है मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो एक्यूज जो है रिपोर्ट सबमिट हो गई। अब वो रिपोर्ट में या तो क्राइम कमीशन का के तरफ बताया जाएगा, यानी चार्जशीट सबमिट हो गई कि इस क्राइम में जो है एक्यूज का इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज ने क्राइम किया है और वो ऐसा क्राइम है जो डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास और 7 साल से ज़्यादा का ऑफेंस का अपराध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे स्थिति में फिर यहाँ पर सेक्शन 1 जो है ये कहता है कि यहाँ पर इस मामले का जो है प्ली बार्गेनिंग जो है ये किया जा सकता है। अब आइए इस 289 का सब क्लॉज 2 ये कहता है और मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने, अगर पुलिस रिपोर्ट पर नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास सीधे अगर कोई कंप्लेनेंट गया है और वहां पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है कंप्लेंट के आधार पर, अदर देन एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट, और उस ऐसे मामले में जो कि डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म्स एक्सीडिंग 7 years अगर नहीं है, हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर अ टाइम इन फोर्स एंड आफ्टर एग्जामिन कंप्लेनेंट एंड विटनेस अंडर सेक्शन 223। यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट की बात की गई दोस्तों, यहाँ पर अदर देन द पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है। 223 में जो है कंप्लेनेंट और विटनेस का एग्जामिन करने के बाद प्रोसेस को इशू कर दिया है अंडर सेक्शन 227 में। तो अगर ये दोनों सेक्शन जहां पर अप्लाई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भी ऑफेंस का जो है प्ली बार्गेनिंग किया जा सकता है। बट डज नॉट अप्लाई, यहाँ पर साफ साफ मैंने अभी पहले कहा था, ऐसे ऑफेंस जो आजीवन कारावास, मृत्युदंड और 7 साल से ज़्यादा का अपराध का अगर कोई ऐसा क्राइम है तो ऐसी स्थिति में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं बताया था कि ये अध्याय जो है वहाँ अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पर कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट या फिर विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर क्राइम किया गया है, यहाँ पर ये अध्याय अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 साल से ज़्यादा वाले केस में ये अध्याय अप्लाई नहीं करेगा, प्लस विमेन, चिल्ड्रेन और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट कोई काम किया गया है वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग ये चैप्टर अप्लाई नहीं करेगा।
दोस्तों अब आइए सेक्शन 289 का सब क्लॉज 2 ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द ऑफेंस अंडर द लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स विच शैल बी ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब सवाल उठता है दोस्तों कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ किया गया है कि इस पर्पज से जहाँ पर यह बताया गया है इस सेक्शन 289 के सब क्लॉज 1 का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात की गई, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कि वो क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी और उसी नोटिफिकेशन के अंतर्गत वो बताएगी किस किन अपराधों को जो है हम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री मानेंगे। अब आइए दोस्तों 290 में कहा गया एप्लीकेशन ऑफ फॉर प्ली बार्गेनिंग की का एप्लीकेशन जो है वो कब किया जा सकता, कब दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो चिल्ड्रन की बात की गई, एक सवाल उठता है कि चिल्ड्रन हम मानेंगे किसे। 15 साल कहीं कहीं चिल्ड्रन की उम्र बताई गई, कहीं 12 साल। यहाँ पर इंडियन माइनॉरिटी एक्ट प्रिस्क्राइब द एज ऑफ द चिल्ड्रन दैट इज द 18 ईयर्स। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो ऐसे बच्चों से संबंधित है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी और इंडियन माइनॉरिटी एक्ट में भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि बच्चा हम उसे ही मानेंगे जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर वो उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड की परिभाषा में आएगा और उसके खिलाफ कोई ऑफेंस किया गया है तो उसकी प्ली बार्गेनिंग नहीं की जा सकती है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द प्ली बार्गेनिंग का मतलब है पर्सन की कब प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगाया जाता है। अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। दोस्तों एक यहाँ इस 290 के सब क्लॉज 1 ने एक बात को स्पष्ट किया है कि ट्रायल के दौरान ही प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। पहली बात यानी कि जजमेंट आने के बाद प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही साथ 30 दिनों के भीतर एप्लीकेशन लगाएंगे। 30 दिनों के भीतर कब, जब चार्जेस फ्रेम किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 193 में पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की। अब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रोसेस को इशू करना है, यानी कि उस केस को आगे चलाना है। एक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस है पुलिस रिपोर्ट में जिसके खिलाफ की मामला आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में इंक्वायरी के बाद जो है मजिस्ट्रेट जो है वो चार्जेस फ्रेम करेगा और जैसे ही चार्जेस फ्रेम करेगा, एज आई टोल्ड यू दैट कि नाउ द ट्रायल की स्टेज आए। चार्ज फ्रेम का मतलब है अब इस केस का ट्रायल शुरू हो गया। तो जैसे ही चार्जेस फ्रेम किया जाएगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन द कोर्ट, जैसे ही उस ऑफेंस का चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल शुरू किया जाएगा, उस दिन से लेकर जिस दिन चार्ज फ्रेम किया गया उस दिन से लेकर 30 दिनों के भीतर एक्यूज जो है प्ली बार्गेनिंग, अगर वो उस अपराध का प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है तो ऐसे संबंध में इसके लिए एक्यूज को जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगाने पड़ेगा 290 के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब सब क्लास 290 का सब क्लास 2 ये कहता है द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, यहां पर जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस। उस एप्लीकेशन में जो प्ली बार्गेनिंग के लगाई जाएगी उस पे केस का ब्रीफ डिस्कशन लिखा होगा। टू विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस लेड टू, उस ऑफेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा जिसके लिए वो प्ली बार्गेनिंग एक्यूज करना चाहता है। फाइल इंक्लूडिंग द ऑफेंस ऑफ विच द केस इज रिलेटेड एंड शैल बी accompanied by an affidavit shown by the accused stating therein that he has voluntarily preferred। दोस्तों यहां पर 2-3 बातें कही गई है। एक तो प्ली बार्गेनिंग करने के लिए एप्लीकेशन 30 दिनों के भीतर लगानी होगी चार्ज फ्रेम करने के बाद। दूसरा है साथ ही साथ उस एप्लीकेशन में उस ऑफेंस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा कि जो ऑफेंस उसने कमिट किया उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना होगा। और तीसरी बात की गई है कि वो एक एफिडेविट भी देगा जिसमें कि वो वॉलंटरली जो है एफिडेविट के माध्यम से जो है वो वॉलंटरली प्लीड गिल्टी करेगा। वो कहेगा कि मैंने अपराध किया है और मैं इस अपराध का प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूं। इसके संबंध में वो एफिडेविट भी देगा। पुलिस कोर्ट जो है उसके कहने मात्र से नहीं मान रही है, एफिडेविट एक्यूज को देना पड़ेगा शपथ पद पर। और दोस्तों याद है अगर शपथ पद का कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए सजा भी निर्धारित की गई है। After understanding the nature and extent of the punishment provided under the law for the offense, the plea bargaining in his case, and that he has not previously been convicted by a court in which he had been charged with the same offense।
दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 290 का सब क्लॉज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि एक्यूज जो है सब सेक्शन 1 के अंतर्गत एप्लीकेशन देगा 30 दिनों के भीतर, जिसमें उस मामले का ब्रीफ, जिसमें उसको किए गए क्राइम का ब्रीफ डिस्कशन होगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट शपथ पत्र भी वो कोर्ट में देगा, और उस शपथ पत्र में ये लिखा होगा आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द टाइम, यानी कि वो क्राइम का नेचर समझ रहा है और उसकी पनिशमेंट को समझ रहा है, और वॉलंटरली जो है उसे ये भी लिखना होगा उस एप्लीकेशन के साथ कि वो वॉलंटरली प्लीज गिल्टी कर रहा है, मैं क्राइम का नेचर भी समझ रहा हूँ, उसके द्वारा प्रिस्क्राइब पनिशमेंट को भी समझ रहा हूँ, और मैं इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सेम ऑफेंस के लिए वो पहले यानी प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हुआ था, यानी कि दो नेचर और एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट समझ रहा है, पहली बात। दूसरा है पहले से वो उसी ऑफेंस के लिए पूर्व में वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हुआ है, तब तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो प्ली बार्गेनिंग जो है का एप्लीकेशन जो है वो मान्य होगा, यानी कि प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है सेम ऑफेंस के लिए तो प्ली बार्गेनिंग कतई नहीं कर सकता है, और नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट नहीं समझ रहा है तो भी प्ली बार्गेनिंग करेगा, यानी कि अपने एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि वो वॉलंटरी प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, वो नेचर और एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट को समझ रहा है और प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं हुआ है, उस इस एफिडेविट पर इस सभी चीज़ों का उल्लेख अवश्य रूप से करना होगा एक्यूज्ड को। तीसरा है 290 का, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इस सबसे 290 के सबसेक्शन 1 में अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव करता है, द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि कोर्ट ने एक्यूज ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यानी विक्टिम को, और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस, जो अगर विक्टिम नहीं है पुलिस रिपोर्ट पर अगर नहीं है तो फिर कोई अगर कंप्लेनेंट है कोर्ट पे सीधे गया है तो उसको नोटिस करेगा, एंड द एक्यूज टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स फॉर द केस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी डेट को फिक्स करेगा और डेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज दोनों को कहेगा कि आप अपीयर होइए प्ली बार्गेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन 3 में कहा गया है कि एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या केस के कंप्लेनेंट को और एक्यूज को नोटिस इशू करेगा और डेट फिक्स और पर्टिकुलर डेट को जो है वो कोर्ट में अपीयर होने के लिए वो निर्देश देगा। 290 का सब क्लास 4 एक आ रहा है, व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द एक्यूज अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सबसेक्शन 3 के में अगर जो डेट फिक्स की गई है उस डेट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम और एक्यूज तीनों कोर्ट में अपीयर होता है, द कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज इन कैमरा। दोस्तों यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज इन कैमरा, यहाँ पर कोर्ट जो है एक्यूज को एग्जामिन करेगी। अब क्यों एग्जामिन करेगी कोर्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों एक्यूज को एग्जामिन करेगा, और भी इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब होता है कि जो सामान्यतः कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट की सारी कार्रवाई ओपन कोर्ट में होती है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग की कार्रवाई जो है इन कैमरा, यानी कि सिर्फ कोर्ट जिसको अलाउ करना चाहेगी वही कोर्ट में रहेगा, वही से वो बातचीत करेगी, किसी और यानी कि जज जो है अपने चेंबर में जाके उससे बातचीत करेगा या किसी और लोग जो कि स्पेक्टेटर है उसको कहेगा कि आप बाहर चल जाइए, इवन वो कंप्लेनेंट को भी बाहर जाने को कह सकता है, और सिर्फ और जज और एक्यूज के बीच में ये वार्तालाप होगी। एग्जामिनेशन जो है जज और जज जो है एक्यूज का सॉलिटरी प्लेसेस में करेगा, एकांत में करेगा, कोई और इन कैमरा का मतलब यही होता है। वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि अदर पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहेगी जब ये एक्यूज का एग्जामिनेशन करेगा, वो अकेले में करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द एक्यूज हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन वारंट, ये इसलिए किया जा रहा है कि जज ये देखना चाहता है कि जो एप्लीकेशन वो लगाया गया है एफिडेविट पर लिया है वो वाकई में वो वॉलंटरली है कि नहीं है, क्योंकि वो अगर इनवॉलंटरली एप्लीकेशन होगा तो कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा, यानी कि स्वेच्छा से किसी भी दबाव में किसी भी व्यवस्था से वो उसे प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई विवश तो नहीं कर रहा है, या खुद किसी कारणों से तो वो नहीं कर रहा है, यानी फ्री रूप से, यानी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कोर्सन में और मिसरिप्रेजेंटेशन और किसी प्रकार का दबाव नहीं है, तब वो यही इस चीज को अकेले में एक जज जो है इंश्योर करना चाहता है एक्यूज का एग्जामिनेशन के पास, इसीलिए वो कोर्ट का जो इन कैमरा जो है एग्जामिनेशन एक्यूज का करेगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर बात की वॉलंटरली एंड वेयर, यहाँ भी सबसेक्शन 4 का 2 क्लॉज है, The court is satisfied that the application has been filed by the accused voluntarily, और
एक्यूज के एग्जामिशन करने के बाद कोर्ट को ये लग जाएगा कि जो एप्लीकेशन एक्यूज ने फाइल किया गया है वो वॉलंटरली अगर है, तो ऐसी स्थिति में जो है इट सेल्फ प्रोवाइडेड ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, 60 दिनों के भीतर, 60 दिन का समय दोस्तों यहाँ पर रखेगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद 30 दिन, और यहाँ पर वॉलंटरली जब एप्लीकेशन आ जाएगा कि प्लीड गिल्टी करना चाहता है, उस दिन से लेकर 60 दिनों के भीतर कोर्ट जो है टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द एक्यूज टू वर्क आउट एंड म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी, यहाँ पर एक वर्ड याद करिएगा दोस्तों, म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस विच मे इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम बाय द एक्यूज्ड एंड द कंपनसेशन एंड अदर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द केस एंड thereafter fix the date for further hearing of the case, which is very important section under 290 सब क्लास 290 का क्लास 4 क्या सब क्लास 1 ए। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो एक बात करता है कि जहां पर कोर्ट जो है एक्यूज के एग्जामिनेशन के पश्चात सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एप्लीकेशन एक्यूज के द्वारा लगाया गया है वो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन जो है वो विक्टिम को और प्रोसिक्यूटर को फिर समय देता है 60 दिनों का कि वो सोच ले कि उसे माफ़ी देनी है, यानी कि प्ली बार्गेनिंग करनी है या नहीं करनी है। खासकर एक जो प्रोसिक्यूशन होता है वो अब गेंद जो है उसके पाले में चला जाता है कि अब आप दोनों यानी एक्यूज और पब्लिक प्रोसिक्यूशन दोनों आपस में बैठ के मिलजुल कर ये म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन यानी कि आपसी सहमति से एक संतोषजनक सेटलमेंट की तरफ आप पहुंचे। यानी कि एक्यूज जो है यानी एक्यूज जो है वो प्रोसिक्यूशन से विनती करेगा कि जो सजा इस केस में दी जा रही है उस सजा को उसे कम कर दिया जाए, या जो तमाम चार्जेस लगाए गए हैं उसको कुछ चार्जेस को हटा दिया जाए। इसके एवज में जो है वो कंपनसेशन के रूप में या केस के एक्सपेंसेस के रूप में वो किसी भी सेटलमेंट पर वो अब पहुंचने के लिए तैयार है। तो दोनों यानी प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये अब लायबिलिटी आएगी कि क्या वो इस चीज़ से कंपनसेशन लेकर या एक्सपेंसेस लेकर वो सजा या चार्जेस को कम कराने पर सहमत है। अगर सहमत हो जाता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट डेट दिया जाएगा जिस पर कि कोर्ट जो है पुनः जो है उस पर कार्रवाई करेगा। तो एक बात सेक्शन ए में ये कहा गया है। अब बी में कहा गया है द कोर्ट फाइंड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इनवॉलंटरी बाय द एक्यूज, यहाँ पर पाया है कि एप्लीकेशन वॉलंटरी है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो एप्लीकेशन एक्यूज ने लगाया है 30 दिनों का वो इनवॉलंटरली है और ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, या फिर जो एप्लीकेशन लगाया है वो उसके बाद ये कोर्ट को नॉलेज में आया है कि वो ऑलरेडी उसी सेम ऑफेंस का जो ऑलरेडी पहले से ही वो कन्विक्शन उस पर हो चुका है, in which he had been charged with the same offense, it shall proceed further in accordance with the provision of this Sanhita from the state such application has been filed under subsection A। दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन जो है कोर्ट में लगानी होगी 30 दिनों के भीतर चार्जेस फ्रेम करने के बाद। अगर चार्जेस फ्रेम करने के बाद प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरली नहीं है, इनवॉलंटरली है, या फिर एक्यूज को ऑलरेडी इसी ऑफेंस में ऑलरेडी प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो प्री बार्गेनिंग एप्लीकेशन को रद्द कर देगा और सामान्य ट्रायल जैसे जो चार्जेस फ्रेम करने के बाद जो ट्रायल प्री बार्गेनिंग में आ गया है एप्लीकेशन वो अब उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा और सामान्य ट्रायल जैसे चलता है कोर्ट में नॉर्मल ट्रायल जो है वो केस इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट और अदर द पुलिस रिपोर्ट का जो सामान्य ट्रायल चलता है उस सामान्य ट्रायल इस संहिता के अधीन चलाया जाएगा। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को जो है वो खारिज की जाएगी इस स्तर पर कि वो एक्यूज ने वॉलंटरली जो एप्लीकेशन दिया है प्ली बार्गेनिंग की इनवॉलंटरली है या फिर पहले सेम ऑफेंस में उसका कन्विक्शन हो चुका है। अब आइए दोस्तों 291 दैट इज टॉक्स अबाउट द गाइडलाइन फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। अगर दोनों पक्षकार यानी एक्यूज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर पहुंच जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो कोर्ट जो है अब कोर्ट के ऊपर लायबिलिटी है कि किस गाइडलाइन का कोर्ट फॉलो करेगी। In working out a mutually satisfactory disposition under clause 1 of the section 4 of section 290, the court shall follow the following procedure। इस 290 के अंतर्गत अगर
प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन पर सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, सारे कंडीशन फुलफिल कर किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो है कौन सी गाइडलाइन कोर्ट फॉलो करेगी वो क्लास नंबर 1 में बताई गई है। इन ए केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, अगर केस जो है दो केस होती है सर दोस्तों इस प्ली बार्गेन में, क्रिमिनल केस में या तो पुलिस रिपोर्ट पर केस आ रही है या फिर अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पर केस आ रही है। तो यहाँ पर सेक्शन ए बता 290 का एक क्लास है, पुलिस रिपोर्ट पर अगर केस आ रही है, इन ए केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर द पुलिस ऑफिसर हु हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस। दोस्तों यहाँ एक और खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में आ गया है। प्ली बार्गेनिंग की जब एप्लीकेशन कोर्ट सुन रहा है तो अब तक तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच में वार्तालाप हो रही थी, और जब 291 का सब क्लॉज ये कह रहा है कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर अगर केस संसूचित की जाती है, संस्थित की गई है और प्ली बार्गेनिंग लगाई गई है उसके उपरोक्त की धाराओं के अंतर्गत और प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत सेटलमेंट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है कोर्ट नोटिस इशू करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, द पुलिस ऑफिसर हु आयोग को जो जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, एक्यूज को एंड द विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट ए सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस। यानी कि 4 लोग उपस्थित हो रहे हैं दोस्तों जब म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर वार्तालाप कार्रवाई चलेगी, दोनों सेटलमेंट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहला गाइडलाइन है कि कोर्ट जो है सबको बुलाएगी जिसने इस केस को इन्वेस्टिगेशन किया है, पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो इस केस को प्लीड कर रहा है, तीसरा एक्यूज को जिसके ऊपर चार्जेस लगाया गया जो प्ली बार्गेनिंग की जिसने एप्लीकेशन लगाई है, और फिर चौथा जो है वो है विक्टिम को, यानी चारों लोगों को बुलाया जाएगा, विक्टिम को, एक्यूज को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और जो इस केस को इन्वेस्टिगेट यानी आयोग को, चारों को बुलाया जाएगा। एक डेट फिक्स की जाएगी जिसमें कि चारों लोग उपस्थित होंगे। अब आइए दोस्तों, प्रोवाइडेड में कहा गया है कि थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ द working out or satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completely voluntarily by the parties participating in this meeting। जिसमें जब ये डेट फिक्स की जाएगी, चारों को जब बुलाया जाएगा कोर्ट में कि अब आइए और म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के ऊपर आप अपने जो है आपस में जो है वो सुलह समझौता करिए, तो ऐसी स्थिति में जो है इस ये ड्यूटी ये लायबिलिटी कोर्ट के ऊपर डाली गई। प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कोर्ट ये देखेगा कि सारे पार्टी, चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, चाहे वो आयो हो, ये सारे लोग जो है वो जो वर्कआउट कर रहे हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के ऊपर, ये वॉलंटरली होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा केस जो है बेस्ड है कि क्या कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं है, कभी कहीं हो सकता है जानबूझकर एक्यूज को जो है प्रेशर में लाकर प्ली बार्गेनिंग के ऊपर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के एडवोकेट आपस में मिलकर। तो ये कोर्ट को इंश्योर करना है कि व्हाट एवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इट इज टोटली वॉलंटरली, ऑल द पार्टीज इज फ्री टू पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग विथ अ फुल कॉन्फिडेंट दैट कि वो जो है वो वाकई में स्वतंत्र रूप से जो है इस अरेंजमेंट पर यानी इस सहमति पर पहुंचे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वर्ड है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि एक्यूज जो है, एक्यूज का प्राइम जो कंसर्न है कि वो अपनी सजा की मात्रा को कम कराना चाहता है, कम से कम सजा वो भोगना चाहता है, कम से कम सजा उसको मिले क्योंकि वो प्लीड गिल्टी कर चुका है। सजा तो मिलनी है, मैक्सिमम सजा वहां प्रिस्क्राइब गई है, वो चाहेगा कम से कम मिले क्योंकि, और इसके एवज में जो है वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार है, एक्सपेंसेस देने, जो भी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति करने के लिए तैयार है, एक्सपेंसेस देने के लिए तैयार है। एक्यूज चूंकि एक्यूज को लगता है कि जो ऑफेंस किया गया है उसका बहुत ही गंभीर नेचर नहीं है, 7 साल से कम की सजा का है, और एक्यूज को अगर क्षति की पूर्ति मिल रही है और उसके एवज में कुछ कंपनसेशन मिल रहा है, इनवॉलंटरी गेन हो रहा है, तो अगर वॉलंटरी रूप से विक्टिम या प्रोसिक्यूशन जो है एक्यूज को माफ करना चाह रहा है या कि एक फाइनल सेटलमेंट पर पहुंच रहा है, तो उसे ही हम म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि दैट फर्दर क्लास में कहा गया है कि मीटिंग में भी कोर्ट को लायबिलिटी होगी, सुनिश्चित करेगी सभी पार्टी जो है वॉलंटरली जो है अरेंजमेंट के वॉलंटरली जो है म्यूचुअली अरेंजमेंट पर जो पहुंच रहे हैं।
Further clause provided further that the accused, if he so desire, may participate in such meeting with the advocate if any engage in the case. यहाँ भी कहा गया है कि एक्यूज को लगता है अब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस विक्टिम प्लस आयो प्लस एक्यूज 4 लोग की बात की गई थी। यहाँ 5वां एक खिलाड़ी और आएगा। वो अगर एक्यूज को लगता है कि एक्यूज अगर चाहता है कि वो अपने वकील के माध्यम से इस पूरे जो सेटलमेंट हो रहा है उसमें एक्यूज को भी अपने वकील को भी इंगेज करे, वकील भी उसके बिहाफ पर कुछ अपना मत रखे, तो कोर्ट अगर चाहेगा तो एक्यूज के वकील को भी इस म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में जो है उसको शामिल कर सकता है। वो एक्यूज की तरफ से वो जो है अपनी बातों को कहेगा। यहाँ पर बी यानी 290 का सब क्लॉज बी कहता है इन ए केस इंस्टीट्यूटेड अदर देन द पब्लिक पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट ए सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है तो तमाम चारों को बुला रहा है, और जहाँ पर सीधे अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पर अगर प्ली बार्गेनिंग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कंप्लेनेंट को और एक्यूज को जो है वो फिक्स डेट फिक्स करेगा कि वो आप म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की तरफ बढ़िए। Provided that it shall be the duty of the court to ensure that throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case that the complete voluntary by the parties participate in this meeting। सेम वही बात की गई है जो ऊपर कहा गया कि कोर्ट जो है इंश्योर करेगी कि जो भी उनके बीच में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हो रहा है वो वॉलंटरली हो रहा है। इस बात की ड्यूटी इस बात को कोर्ट को इंश्योर कर लेना होगा। Provided further that if the victim of the case or the accused so desire that he may participate in such meeting with the advocate। वहां भी है कि जब से ऊपर भी कहा गया कि अगर विक्टिम को लगता है या एक्यूज को लगता है कि वो अपने एडवोकेट को भी इस मीटिंग में शामिल करे तो कोर्ट जो है वो चाहेगी अगर विक्टिम की तरफ से या एक्यूज की तरफ से कोई एप्लीकेशन आता है कि उसके एडवोकेट को भी बुलाया जाए उस मीटिंग में, तो वो एडवोकेट को भी शामिल कर सकती है। और लास्ट इसमें सेक्शन 292 रिपोर्ट ऑफ द म्यूचुअली satisfactory disposition to be submitted before court where in a meeting under subsection 291 में जो सारे जो गाइडलाइन फॉलो करने के बाद a satisfactory disposition of the case has been worked out। अगर दोनों पार्टी जो है वो सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की तरफ कोई अरेंजमेंट की फाइनल सेटलमेंट उनका हो जाता है तो ऐसी स्थिति में द कोर्ट शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन। कोर्ट जो है एक डिटेल रिपोर्ट बनाएगी उस डिस्पोजिशन के ऊपर और विच शैल बी साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उस पर उस रिपोर्ट पर साइन करेगा। इन द मीटिंग एंड सच डिस्पोजिशन हैज बीन वर्क आउट द कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर रिकॉर्डिंग विद द provision of this संहिता from the state the application under subsection 290 has been filed in such case। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि यदि कोर्ट फिर से मैं रिपीट कर दूं, ए में बात की गई है कि अगर पुलिस रिपोर्ट पर कोर्ट जो है अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर आया है तो कोर्ट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस ऑफिसर जिसने कोई केस को इन्वेस्टिगेट किया है एक्यूज और केस के विक्टिम को नोटिस करके मीटिंग करने के लिए बुलाएगा और उस मीटिंग में जो है सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर वर्कआउट किया जाएगा। दूसरा कहा गया है कि जब वो मीटिंग हो रही होगी तो जो सभी पक्षकारों की पारिभाषिक सहमति से मीटिंग हो रही है और सभी पक्षकार वॉलंटरली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोर्ट किसी पर अननेसेसरी प्रेशर जो है वो नहीं बनाएगी। कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगी कि सारे पक्षकार जो हैं वो जो है सारे पक्षकार जो है वो वॉलंटरली काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर मामला अगर कोर्ट में आया है इसकी स्टोरी सुनिए दोस्तों कि पुलिस रिपोर्ट पर अगर मामला कोर्ट में आया है और पुलिस रिपोर्ट पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम किया, ट्रायल शुरू हो गया है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्यूज और विक्टिम को नोटिस देकर बताना होगा कि अगर वो मामला अगर एक्यूज जो है वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है तो 30 दिनों के भीतर उसे चार्ज फ्रेम करने के बाद एप्लीकेशन देना होगा और चार्ज एप्लीकेशन के दिन के भीतर जब एप्लीकेशन एक्यूज ने लगा दिया है तो फिर 60 दिनों
के भीतर जो है उस एप्लीकेशन पर वो न्यायालय चाहेगा कि एक्यूज और उसका एक्यूज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लस विक्टिम और एक्यूज के लॉयर आपस में मिलकर जो है वो सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की तरफ बढ़े। और ऐसी स्थिति में अगर सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को जो है वो उस रिपोर्ट पर जो है सभी पार्टी अपने सिग्नेचर भी करेंगे। यानी कि 291 के अंतर्गत मीटिंग होने के बाद 60 दिनों के भीतर जो प्री बार्गेनिंग की मीटिंग हो गई उस मीटिंग के बाद अगर डिस्पोजल हो जा रहा है दोनों के पक्षकारों के बीच में, प्री बार्गेनिंग के लिए सहमति हो जाती है तो उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है सारे पक्षकार उस पर साइन करेंगे और फिर उस मैटर को जो है आगे प्रोसीड किया जाएगा। दोस्तों जहाँ तक 292 की बात है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अगर दोनों पक्षकार जो है वो म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर एग्रीड कर जाते हैं कोर्ट के सामने तो ऐसी स्थिति में जो है वो कोर्ट जो है एक इस संबंध में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें उस रिपोर्ट पर जो है विक्टिम के सिग्नेचर लिए जाएंगे, साथ ही साथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सिग्नेचर करेगा और जितने भी मीटिंग के जो लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबके सिग्नेचर होंगे। और अगर कोई ये तो तब हुआ जब सभी सेटलमेंट यानी प्री बार्गेनिंग के डिस्पोजिशन फाइनल डिस्पोजल पर सभी लोग कंसेशनस बन गया है। मान लीजिए कंसेशनस नहीं बना है, सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन वर्कआउट नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है वो यानी पक्षकारों के बीच में कोई म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो कोर्ट जो है उसकी फिर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रीजन को रिकॉर्ड करेगा कि क्यों नहीं उनके बीच में सेटलमेंट हो पाया है और फिर प्री बार्गेनिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और फिर जो है वहाँ से ट्रायल प्रारंभ करेगा जहाँ से जो है वो चार्जेस फ्रेम किया था। उसके बाद सामान ट्रायल चलता है, वो सामान ट्रायल चला जाएगा। 293 में कहा गया डिस्पोजल ऑफ केसेस, अगर फाइनल सेटलमेंट हो गया है तो कैसे केस को डिस्पोज किया जाएगा इस संबंध में 293 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द PCJ पॉइंट ऑफ व्यू। Whereas satisfactory disposition of the case has been worked out under section 292, ऊपर वाले सेक्शन में हमने बताया था कि अगर दोनों पक्षकार जो है उससे सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर सेटलमेंट हो जा रहा है उनका, देन कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केसेस इन द फॉलोइंग मैनर। तो ऐसी स्थिति में इन 3-4 प्रावधानों के अंतर्गत जो है कोर्ट जो है उसका फाइनल डिस्पोजल करेगा ऐसे केसेस का, ऐसे प्री बार्गेनिंग का। दोस्तों याद रखिएगा चार्ज फ्रेम हुआ है, पुनः मैं रिपीट कर दूं, केस अगर पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ है या अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेम करेगा और चार्ज फ्रेम करने के 30 दिन के भीतर अगर वो ऐसा ऑफेंस है जो 7 साल से कम की कारावास की सजा का 7 साल की कम की कारावास की सजा दी गई है तो ऐसे 0 से 7 साल का कारावास की सजा है तो और वो वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है वो एक्यूज जो है वो प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकता है और प्री बार्गेनिंग की एप्लीकेशन के साथ सत्पथ पद पर ये एक्यूज को देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है और वॉलंटरी जो है प्री बार्गेनिंग करना चाहता है। ऐसी स्थिति में 60 दिनों के भीतर दोनों पक्षकारों को म्यूचुअली एग्रीड होना होगा किसी भी फाइनल सेटलमेंट पर और अगर फाइनल सेटलमेंट पर लोग एग्रीड हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 293 के अंतर्गत डिस्पोजल ऑफ द केसेस की प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी। The court shall award the compensation to the victim, जो फाइनल डिस्पोजिशन सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हुआ है उसमें अगर कोई कंपनसेशन पर एग्रीड हुए हैं तो वो कंपनसेशन कोर्ट जो है वो विक्टिम को दिलाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा। प्री बार्गेनिंग का जो पूरा का पूरा जो स्प्लिट है वो है विक्टिम को कंपनसेट किया जाए उस क्षति के लिए जो एक्यूज ने उसके प्रति की है। The court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 292 and hear the parties on the quantum of the punishment। पहले तो कंपनसेशन दिलाएगा, उसके बाद अब एक्यूज के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, कितनी सजा एक्यूज को दी जाएगी, इस पर वो सुनेगा कोर्ट जो है। रिलीजिंग द एक्यूज ऑन ए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशिंग अंडर सेक्शन 401 or for the dealing with the accused under the provisions of the Probation of Offender Act 1958। दोस्तों ये 3 चीजें याद रखिएगा आप। पहला है
पहला है, बात की गई है गुड कंडक्ट, दूसरा है ऑफ एडमोनिशिंग अंडर सेक्शन 401, या तो कंडक्ट या तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर एक्यूज को छोड़ देगा, या फिर आफ्टर एडमोनिशिंग अंडर सेक्शन 401 ऑफ बीएनएसएस के तहत उसको छोड़ा जा सकता है, या फिर प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 और एनी अदर लॉ for the time being in force and follow the procedure specified in the succeeding clause for imposing the punishment on the accused। दोस्तों इन तीन एक्ट के आधार पर, यानी कि गुड कंडक्ट, प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट आफ्टर एडमोनिशिंग अंडर सेक्शन 401 और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत एक्यूज को या तो कोर्ट रिलीज कर देगा, इसका लाभ देते हुए इन तीनों में एक्यूज को जो है वो जेल में न रखकर उसको इस अधिनियम के अंतर्गत उसको एडमोनिशिंग करके या प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट का लाभ देते हुए उसको रिलीज कर देगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा क्लॉज ये कर रहा है, आफ्टर हियरिंग द प्रोविजन अंडर क्लॉज 1, एक ऊपर वाले फर्स्ट एक को सुनने के बाद, इफ द कोर्ट इज ऑफ द व्यू that the section 401 or the provision of the Prohibition of Offender Act 1951 or any other laws for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation on the provided the benefit of such laws। ऊपर जो एक्ट बताया गया है कि इन एक्ट पर अगर चाहे तो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1951 का है, 58 का है, या बीएनएसएस की धारा 401 के अंतर्गत गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशिंग के आधार पर या तो एक्यूज को छोड़ा जा सकता है, और अगर एक्यूज को छोड़ जाने का वो बेनिफिट कोर्ट उसको देना चाहती है तो सेक्शन क्लॉज बी 293 के सब क्लॉज बी में बताया गया है कि वो चाहे तो उसके उस अधिनियम के अंतर्गत उसे वो रिलीज कर सकती है। तीसरा क्लॉज बताया गया, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी, यानी अंडर क्लॉज बी यानी इसके सुनने के पश्चात, इफ द कोर्ट फाइंड दैट द मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड, अगर सुनने के पश्चात बी को सुनने के पश्चात कोर्ट को लगता है कि जिस अधिनियम का में अगर कोई अपराध का मिनिमम पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे अगर किसी अपराध के लिए 3 साल 4 साल या 5 साल की सजा, 3 साल मिनिमम और 7 साल मान लीजिए मैक्सिमम सजा प्रोवाइड की गई है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी भी अधिनियम के अंतर्गत अगर अपराध की मिनिमम सजा प्रिस्क्राइब की गई है, इट मे सेंटेंस द एक्यूज टू 1 to half of such मिनिमम पनिशमेंट। तो ऐसी स्थिति में प्री बार्गेनिंग के अंतर्गत जहां मिनिमम पनिशमेंट दी गई है उस मिनिमम पनिशमेंट का हाफ पनिशमेंट जो है एक्यूज को दिया जा सकता है। अगर आप सेक्शन सी देखें तो क्लास बी के अंतर्गत सभी पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट पाता है कि जिस अफेंस को एक्यूज ने कमिट किया है उसकी कोई मिनिमम पनिशमेंट जो है वो लॉ प्रिस्क्राइब करता है, यानी कि मान लीजिए जैसे किसी भी अपराध की मिनिमम सजा 3 साल और मैक्सिमम मान लीजिए 7 साल की प्रिस्क्राइब की गई है, और प्री बार्गेनिंग अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट हो गया है, और तो ऐसी स्थिति में जो है उपरोक्त धारा करने की प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट या 401 ऑफ द बीएनएसएस का लाभ नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है मैक्सिमम पनिशमेंट मिनिमम पनिशमेंट जो 3 साल का है उस 3 साल का जो है आधा सजा जो है वो एक्यूज को दिया जाएगा, यानी 1.5 साल की सजा जो है वो 293 सब क्लॉज 3 में दी जाएगी। अगर प्री बार्गेनिंग का सेटलमेंट हो गया है और एक्यूज को रिलीज नहीं किया जा रहा है गुड कंडक्ट और अंडर सेक्शन 401 और ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में मिनिमम सजा का जो है वो आधा जो है एक्यूज को, यानी मिनिमम सजा 3 साल है तो आधा उसको 1.5 साल, मिनिमम सजा 5 साल है तो 2.5 साल की सजा जो है एक्यूज को प्री बार्गेनिंग के अंतर्गत मिलेगी। अब सेक्शन डी में कहा गया है साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें एक और क्लॉज कहा गया है कि एंड वेयर द एक्यूज इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर द एक्यूज टू 1/4 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। अगर समान केसेस हैं तो एक्यूज को मिनिमम सजा का आधा दिया जाएगा, और अगर एक्यूज जो है ये सिद्ध हो जाता है कि एक्यूज जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर यानी पहली बार अपराध किया है तो उस मिनिमम पनिशमेंट का
1/4, यानी जो है अगर आप मिनिमम पनिशमेंट जो है, अगर मान के चलिए कि मिनिमम पनिशमेंट जो है 1/4 का हो जाएगा कि अगर 36 महीने की सजा है तो ऐसी स्थिति में 9 महीने की सजा जो है वो एक्यूज को, यानी 3 साल का है, यानी 36 महीने की सजा है, यानी मिनिमम पनिशमेंट जो है 9 महीने की सजा दी जा सकती है यहाँ पर। यानी दो चीजें हैं, अगर सामान्य एक्यूज है तो 1/2 मिनिमम पनिशमेंट का, और अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/4 मिनिमम पनिशमेंट का। सेक्शन 293 का सब क्लॉज डी कह रहा है, इन केस आफ्टर रीडिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज बी को सुनने के पश्चात the court find that the offense committed by an accused is not covered under section B और clause C, यानी कि B और C के अंतर्गत जो प्रावधान बनाए गए हैं उसमें एक्यूज का प्री बार्गेनिंग जो है वो कवर नहीं हो रहा है, then it may sentence to the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable for such offense, and where the accused is first time offender and has not been convicted of any offense in the past, it may sentence to the accused to 1/6 of the punishment provided or extendable for such offense। दोस्तों अभी हम लोग सेक्शन सब क्लॉज 3 देखा। अब सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि अगर इस क्लॉज बी के अंतर्गत सभी पार्टी को सुनने के पश्चात कोर्ट पाता है कि जो ऑफेंस जो एक्यूज ने अपराध कमिट किया है वो क्लॉज बी और सी के अंतर्गत कवर नहीं हो रहा है, अर्थात ऑफेंस का मिनिमम पनिशमेंट है ही नहीं, यानी कोई ऐसा अपराध है जहां मिनिमम पनिशमेंट की बात नहीं की गई, यहाँ पर मिनिमम पनिशमेंट की बात करता है, मिनिमम पनिशमेंट का आधा, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या फिर एक्यूज ने कोई पास्ट में कोई ऐसा अपराध कमिट नहीं किया है तो फिर मिनिमम पनिशमेंट का 1/4। यहाँ पर डी में कहा गया कि मान लीजिए मिनिमम पनिशमेंट उस एक्ट में या उस इंस्टीट्यूट में प्रोवाइडेड नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, वो सेक्शन सब क्लॉज 293 का सब क्लॉज डी ये कह रहा है कि अगर मिनिमम पनिशमेंट कोई प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों में जो मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें वहाँ पर मान लीजिए मैक्सिमम पनिशमेंट ही दी गई है और जिसकी प्ली बार्गेनिंग कर चल रही है तो उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है उसका 1/4 की सजा दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर ऊपर में कहा गया मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्रोवाइड की गई है तो मिनिमम का आधा, और डी में कहा गया है कि जहां मिनिमम प्रोवाइड ही नहीं की गई है सिर्फ मैक्सिमम की बात की गई है वहां मैक्सिमम का जो है 1/4 सजा जो है एक्यूज को दी जाएगी। लेकिन यहाँ फिर एक बात कहा गया है कि लेकिन एक्यूज को लेकिन अगर एक्यूज जो है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या फिर कोई उसका प्रीवियस में कोई कन्विक्टेड नहीं हुआ है किसी ऑफेंस के लिए तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/6 यानी 1/4 और 1/6 की बात करता है क्लॉज डी, जबकि क्लॉज सी जो है आधा और 1/4 की बात करता है। तो यहाँ जहां मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्रोवाइड की गए वहां सी लागू होगा, मिनिमम पनिशमेंट का आधा और फर्स्ट ऑफेंडर को मिनिमम पनिशमेंट का 1/4, और अगर जहां पर मिनिमम पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड की गई मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की गई वहां मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4, और जहां फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या पूर्व में कन्विक्शन नहीं हुआ है उसका तो ऐसी स्थिति में जो है वो 1/6 जो है वो एक्यूज को सजा दी जाएगी। अब आइए लास्ट सेक्शन 294 बात की गई जजमेंट ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन द टर्म ऑफ सेक्शन 293 में जो जजमेंट हुआ है डिस्पोजल ऑफ द केसेस हो चुका है उसका जजमेंट जो है कोर्ट डिलीवर करेगी इन द ओपन कोर्ट में डिलीवर किया जाएगा एंड द सेम शैल बी साइन बाय द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उस प्ली बार्गेनिंग के सेटलमेंट पर जो है जजमेंट देते हुए वो साइन करेगा। 295 बात करती है फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट, यानी एक बार जजमेंट हो गया है तो उसका प्रभाव क्या होगा ये बात करता है 295। द जजमेंट डिलीवर बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल, यहां पर क्या शैल बी फाइनल यानी कि उसका जजमेंट अंतिम होगा, इसके यानी इसका तात्पर्य हुआ है एंड नो अपील, यानी कि ऐसा जजमेंट होगा जजमेंट अगर एक बार जजमेंट दिया जा चुका है तो फुल एंड फाइनल है, इसकी कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। नो अपील shall lie in any court against the judgment। इसका एक एक्सेप्शन यहां बताया गया है वो ये है कि स्पेशल लीव पिटीशन अंडर सेक्शन 136 या फिर रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल
226 and 227 of the Constitution shall be applied। यानी कि अगर कोई एक्सेप्शनल अगर स्पेशल लीव पिटीशन 136 में आया है या फिर रिट पिटीशन 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आया है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो अपील लाइज हो जाएगी। लेकिन सामान्य और ऑर्डिनरी केसेस में अगर ये एक्सेप्शन नहीं अप्लाई करता है तो किसी भी कोर्ट में एक बार जजमेंट होने के बाद प्ली बार्गेनिंग की 295 के अकॉर्डिंगली वो जजमेंट फुल और फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। 296 talks about the power of court in plea bargaining। A court shall have for the purpose of discharging its function under this chapter। कोर्ट जो है प्ली बार्गेनिंग का जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर रहा हुआ इस चैप्टर के अंतर्गत ऑल द पावर वेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, तो उस कोर्ट को सारे पावर वैसे ही होंगे जो कि क्रिमिनल कोर्ट को होती है, जैसे कि बेल, trial of offences and other matter related to the disposal of the cases in such court under this संहिता। यानी कि प्री बार्गेनिंग के समय के एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते समय कोर्ट को सारे पावर नॉर्मल कोर्ट के पास जो है वो होगी, यानी समन इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है, बेल की पावर है, ट्रायल कंडक्ट करने की पावर है, जैसे बीएनएसएस की अन कोर्ट को, जैसे बीएनएसएस के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किसी अन क्रिमिनल कोर्ट को, सारे कोर्ट पावर जो है इस कोर्ट को भी होगी। 297 talks about the period of detention undergone by the accused to be set off against sentence of imprisonment। The provision of section 468 shall apply। यानी इस अधिनियम की इस सेक्शन की धारा बीएनएसएस की धारा 468 जो है अप्लाई करेगी फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under other provision of this संहिता। यानी दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई केस जो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के पास आता है और यानी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार किया गया है, फिर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया है और कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी मान लीजिए 30 दिन मान लीजिए वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और एफआईआर दर्ज करने के लेकर जो फाइनल रिपोर्ट यानी 193 में जो फाइनल रिपोर्ट को पुलिस सबमिट करेगी, इसमें मान लीजिए 15 दिन का समय लगा है और ऐसी स्थिति में जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है और अक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन लगाया है तो उपरोक्त जो है और इस दौरान मान लीजिए 45 दिन का समय हो चुका है, तो ये पूरा का पूरा पीरियड जो है वो जब उसे प्ली बार्गेनिंग में जब उसको सजा दी जा रही होगी तो ये सारा का सारा जो है तो पीरियड जो है उसे जो जितने भी जेल में बताया है उसका सेट ऑफ किया जाएगा, उसको घटाकर जो है वो उसको जो है जो बचा हुआ सजा होगा वही करेगा। यानी कि जेल में बिताई गई सजा जब से वो पकड़ा गया है तब से वो जेल में रहा है, जब से उसका ट्रायल चल रहा है, इस दौरान वो जितने भी दिन जेल में रहा है, जो फाइनल प्ली बार्गेनिंग का जो 1.5 साल या 2 साल जो मैंने बताया था उसमें उसका सजा को उसे घटा दिया जाएगा। 298 talks about the saving। The provision of this chapter shall have effect not with understanding anything inconsistent therewith contained in any other provision of this Sanhita, and nothing in such other provisions shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter। 298 समझिए दोस्तों, ये कहा गया है कि इस चैप्टर के प्रावधान किसी अन्य विधि के चैप्टर से अफेक्टेड नहीं होंगे, अर्थात यदि अन्य विधियों के प्रावधान अन्य विधियों के का कोई भी प्रभाव जो है इस संहिता में दिए गए प्रावधानों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये संहिता फुल एंड फाइनल है, इसका कोई भी इम्पैक्ट किसी भी अन्य अधिनियम के द्वारा अगर कोई इनकंसिस्टेंट है तो ये अप्लाई करेगा, अन्य अधिनियम के ऊपर ये प्रभावी होगा। एक्सप्रेशन में कहा गया फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर द एक्सप्रेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज द मीनिंग असाइन टू इट अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 2 एंड इंक्लूड्स एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 19। यानी कि एक्सप्रेशन करार में कहा गया है कि चैप्टर के अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तात्पर्य 25 ऑफ बीएनएसएस में जो डिफिनेशन बताया गया है वो अप्लाई करेगा और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है डिफिनेशन जो है वो 19 में जो बताया गया है वो अप्लाई करेगा। अब लाइए दोस्तों यहाँ सेक्शन 299 talks about the statement of accused। that is very important section under to the best of my knowledge it is one of the very important provision which has been enumerated under this section 299। statement of accused not to be used। अगर प्री बार्गेनिंग के दौरान अगर यहाँ पर बात की गई not withstanding anything contained in any law for the time being enforced the statement of fact stated by accused in the
in an application for plea bargaining filed under section 290 shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। दोस्तों अभी मैंने ऊपर जब प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने बताया था कि जैसे ही कोई चार्ज फ्रेम किया गया है अक्यूज के खिलाफ, एक्यूज अगर अपने आप को गिल्ट स्वीकार कर लेता है, एक्यूज कहता है कि हाँ ये मैंने अपराध कमिट किया है, ये मेरे से अपराध हो गया है, और ऐसी स्थिति में वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है, तो प्ली बार्गेनिंग का जो एप्लीकेशन है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगाता है। मैंने बताया था कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्यूज को नेक्स्ट डेट को बुलाता है तो उस डेट को वो एक्यूज का एग्जामिनेशन करता है, और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो इन कैमरा करेगा, यानी कि कैमरा के सामने, यानी क्योंकि देखिए यहाँ पर बात समझिए दोस्तों, ये क्यों इन कैमरा किया गया है, मैंने वहाँ भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि इन कैमरा इसलिए किया गया है कि देखा जाएगा कि एक्यूज वॉलंटरली अपना प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या कभी कभी होता है कि एक्यूज जो है वो कोर्ट को प्ली बार्गेनिंग कर ये चाहता है कि सेटलमेंट हो जाए और मुझे सजा कम से कम मिले, तो हो सकता है कि प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन में वो कुछ ऐसे अपराधों को स्वीकार करता है जो अदरवाइज वो स्वीकार नहीं करता। इसलिए सारी कैमरा जो एग्जामिनेशन आप एक्यूज की बात प्ली बार्गेनिंग में की गई है वो इन कैमरा है, यानी कि उस वक्त जो है कोई भी आदमी इवन प्रोसिक्यूशन का भी कोई आदमी जो है, यानी कि पीड़ित जो है उस वक्त या कोर्ट में कोई भी मौजूद नहीं रहेगा, इन कैमरा का मतलब है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जज को कोई ऐसी बात बताए जिसका कि इस्तेमाल जो है बाद के ट्रायल में कोई भी आदमी कर सकता है। इसलिए इस सेक्शन का प्रावधान जो है एक्यूज को वो एक डिफेंस देता है एक्यूज को कि अगर कोई बात जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है एक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग के समय बताई है तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है वो आगे कहीं पर भी जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ 290 के ही प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। किसी और ट्रायल के किसी भी स्टेज पर जो है एक्यूज का इस्तेमाल जो है ये नहीं किया जाएगा कि प्ली बार्गेनिंग करते समय एक्यूज ने ये स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किसी और पर्पज से नहीं किया जाएगा, सिर्फ 290 के पर्पज से ही किया जाएगा। ये बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है दोस्तों। अब लास्ट सेक्शन 300 टॉक्स अबाउट द नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू एनी जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस चैप्टर के जो सेक्शन है जिसमें कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सेक्शन 2 में जो है जुवेनाइल और चाइल्ड को जो डिफाइन किया गया है वो जो है बच्चों के खिलाफ किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसके प्ली बार्गेनिंग नहीं किया, यानी कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत अगर जुवेनाइल और चाइल्ड की जो डिफिनेशन 2 में दी गई है और उसके अगेंस्ट कोई अपराध हुआ है तो फिर प्ली बार्गेनिंग ऐसे मामलों में नहीं की जा सकती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये पूरा का पूरा प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर का जो बेसिक पर्पज ये है कि अगर 0 से 7 साल के ऑफेंस के बीच में 0 से 7 साल का कोई ऑफेंस कारित किया गया है बीएनएसएस के अंतर्गत या किसी अन्य प्रतिनिधित्व विधि के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में एक्यूज के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि ये थोड़ा कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं दोस्तों, तो हो सकता है कोर्ट जो है नंबर ऑफ द केसेस यानी जो कि तमाम ट्रायल में काफ़ी समय लगता है, तो कोर्ट चाहती है कि अगर एक्यूज जो है अपनी प्ली बार्गेनिंग यानी अपने सेंटेंस की बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो ऐसा अपराध होना चाहिए जो बच्चों और वीमेन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में प्ली बार्गेनिंग कर कोर्ट जो है वो जो वादों की बाहुल्यता होती है तमाम तरह के केसेस कोर्ट में जाते हैं, तो 0 से 7 साल के जो ऑफेंसेस है उसमें ट्रायल एक्यूज को न फेस करना पड़े, लंबा समय ना व्यतीत करना पड़े कोर्ट के जिरह में। वैसे इसीलिए इसका एक प्रावधान बनाया गया है कि रास्ते में ही अगर एक्यूज चाहता है कि वो प्ली गिल्ट करके अपनी सजा को मात्रा को कम कराकर अगर कंपनसेशन दे के मामला डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, तो इसका लाभ जो है, इसीलिए पूरे का पूरा चैप्टर मालीबाग कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस बीएनएसएस में पहले सीआरपीसी में जोड़ी गई और इसी को कार्य फॉरवर्ड किया गया है बीएनएसएस में भी। तो आई होप दोस्तों कि ये जो सारे प्रावधानों को हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इसका स्पष्टीकरण कर दिया, एक एक वर्ड को हम लोगों ने यहाँ पर इंटरप्रेट किया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।